गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपका लास्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट हो चुका है और आप सभी को समझ आ गया होगा और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, 9th यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11 एंड 12, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड सेकंड इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्योंकि आज हमको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो सबको ही पता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग थिंग्स, टेक्नोलॉजी मतलब लिविंग थिंग्स को लेके उनसे कुछ नया बनाना। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो आज इसके बारे में हम बेसिक जानकारी ही डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, तो इसके लिए हम आज बेसिक्स पे बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स from organism to produce product and processes useful to humans। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिजम्स या फिर एंजाइम को लेते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर से निकाल के ताकि हम वेरियस काइंड्स के प्रोडक्ट्स या फिर कुछ प्रोसेसेस बना सके जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हों। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन which are all micro mediated processes could also be thought as a form of biotechnology। yes, obviously इसमें हम जो कर्ड मेकिंग है, जो लार्ज लेवल पे ब्रेड और वाइन मेकिंग है, ये सभी माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस होती हैं। मतलब इन सभी में माइक्रोब्स का रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इन सबको हम बायोटेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी को हम एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ करते हैं। मतलब एक जैसे कि अगर नॉर्मली हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, छोटी से लेके बड़ी बड़ी। लेकिन हम अभी बायोटेक्नोलॉजी में वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे किसी लार्ज स्केल पे कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना या कोई एंजाइम बनाना, तो उसको हम आज बायोटेक्नोलॉजी में डालेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते, फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। टू रेफर टू सच ऑफ दीज प्रोसेसेस विच यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल। बिल्कुल, कि जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना, अचीव करना, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड कर लेते हैं। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस और टेक्निक्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व अंडर बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि इसमें हम और भी कुछ टेक्निक्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। आप सभी ने पढ़ा ही होगा, आई थिंक 10th में हमने डिस्कस किया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, कोई जीन बनाना और उसको यूज़ करना। डेवलपिंग ए DNA वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, ऑल आर अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कोई DNA की वैक्सीन बनाना या फिर किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि DNA वैक्सीन, अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो भी इसके अंदर आ जाती है, उसके ऊपर काम चल रहा है वैक्सीन बनाने के ऊपर। तो ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। जो EFB है, इसने क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी की अलग से डेफिनेशन दी है जिसमें दोनों ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों आ जाती हैं। मतलब एक तो जो हम नॉर्मली जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं बिना साइंस के, जैसे कि मतलब कर्ड बना लिया, ये वो नॉर्मल लेवल पे ये सारा ट्रेडिशनल व्यू आ जाता है। हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं तो वो मॉलिकुलर व्यू आ जाता है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या जाता है, नेचुरल साइंस को एंड ऑर्गेनिजम्स को मिला के, इंटीग्रेशन मतलब उन दोनों को मिला के, जोड़ के, सेल्स को जोड़ के, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग। एंड ये मतलब नेचुरल साइंस को जोड़ दिया हमने, ऑर्गेनिजम्स को जोड़ दिया, सेल्स को जोड़ दिया एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स को जोड़ दिया। मॉलिकुलर एनालॉग्स का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं
एनालॉग का मतलब है उन जैसे और पार्टिकल्स, किसी मॉलिक्यूल जैसे और सेम पार्टिकल्स, इन सभी को जोड़ के हमने क्या कर दिया, कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और कुछ उनसे फ़ायदे लिए, सर्विसेज बनाई। तो इसमें दोनों चीज़ आएगी, ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिकुलर व्यू। मतलब नेचुरल साइंस को जोड़ दिया एंड फिर ऑर्गेनिजम्स को जोड़ दिया और मॉलिकुलर एनालॉग्स को जोड़ दिया। तो इसके लिए हमारे पास अब प्रिंसिपल्स हैं। बेसिकली 2 प्रिंसिपल पे ये बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा काम करती है। पहला था जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास ऐसी टेक्निक हैं जिससे हम जो जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री है वो चेंज कर सकते हैं। आरएनए जो डीएनए, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इनकी केमिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, मतलब इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें हम चेंज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात क्या है कि इन सब चीज़ों को हम होस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसका फिनोटाइप भी चेंज कर देते हैं होस्ट का। जैसे कि अब मान लीजिए हमने पढ़ा था कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है, ओके, जो कि नॉर्मली डिजीज़ से रेजिस्टेंट नहीं होता, लेकिन हमने क्या करना है, उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाना है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर जो भी मतलब हार्मफुल पेस्ट है उसको ना खा सके। पीछे भी हमने डिस्कस किया था। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या आरएनए, उसको चेंज कर देंगे, चेंज करके उसके अंदर डाल देंगे, या तो उसी के अंदर का जो डीएनए उसको चेंज कर देंगे। जिससे क्या होगा, मतलब हम उसके अंदर कौन सा डीएनए डाल देंगे, डिजीज़ रेजिस्टेंट वाला, जिससे वो ऑर्गेनिज्म भी डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसकी फिनोटाइप चेंज हो गई, ठीक है। फिनोटाइप बेसिकली हम फिजिकल अपीयरेंस को कह देते हैं। इसमें जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल इसका और ले लीजिए, ज़्यादा प्रोडक्शन, किसी प्लांट के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, उसका डीएनए वगैरह चेंज करके उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगा दी, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो गया। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिज़ायर माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल in large quantities for manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccine and enzymes। दूसरी बात क्या है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टेराइल मीडियम बढ़िया बना लिए हैं, कि हम एक स्टेराइल मीडियम को बना सकते हैं। स्टेराइल मीडियम क्या होता है, जिसमें कोई भी माइक्रोबियल पार्टिकल्स ना हो, कोई भी माइक्रोब्स ना हो, सिर्फ हमारे डिज़ायर्ड पार्टिकल्स एक स्टेराइल मीडियम में होते हैं। मतलब जो चीज़ हमने ग्रो करवानी है इसमें सिर्फ वही ग्रो होगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ग्रो होगी। तो इससे भी हमारे पास जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ये देखिए, एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस द इनेबल ऑफ ग्रोथ ऑफ ओनली द डिज़ायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, हम जो डिज़ायर्ड सेल है हमारे माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल, उनको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवा सकते हैं, ताकि उनसे हम बाद में कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकें, जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम्स। तो जो कि एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। आज हम लार्ज स्केल पे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम वगैरह बना सकते हैं सिर्फ किसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। ओके, तो ये हमारे आज की मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन दी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। कल को हम इसके बारे में आगे फर्दर पढ़ेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम कल के टॉपिक में डिस्कस करें। थैंक यू।